Okay, so very warm welcome to everyone. मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और काफ़ी समय से या काफ़ी सालों से मैं कहूँगा कि हमारी साई करुणा मिशन की जो एक टीम है जो रिसर्च कर रही है मेडिकल एंड नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। और आज का बहुत अच्छा विषय है क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक हम मनी के सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है लाइफ हम आगे नहीं ले जा सकते हैं करके। तो आज थोड़ा डिस्कशन हम ये करेंगे कि पैसे के ऊपर रिसर्च क्या हुआ है, अब तक का क्या रिसर्च है। वैसे तो काफी हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का कुछ एक नया सब्जेक्ट जो मैं आज आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मनी। मनी की भी एक तरंग होती है, मनी की भी एक वेवलेंथ होती है, मनी की भी एक एनर्जी होती है। वो कैसे आप सोच सकते हो कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग मतलब करेंसी क्यों है। नेपाल की करेंसी इतनी लो क्यों है, इंडिया की करेंसी, लंदन की, दुबई की, सिंगापुर की। मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। किसने कभी सोचा है, मुझे बताओ। कभी हमने दिमाग नहीं लगा, हमने सोचा ठीक है वहां का डॉलर का रेट ये है, इंडिया का रेट ये है, ऐसा है। लेकिन एक फिक्स पैटर्न होती है, कलेक्टिव पैटर्न होती है। आपने इंडिया में रह के भी कभी ये नहीं सोचा कि जो यहाँ के स्वीपर्स होते हैं जो घर की सफाई करते हैं वो 100 रुपीज से 500 रुपीज पर डे चार्ज करते हैं। इज इट राइट? और हम लोग जो प्रोफेशनल लोग, एजुकेटेड लोग होते हैं, हम किसी भी एज अ डॉक्टर की कंसल्टेंसी का हो या वकीलात की कंसल्टेंसी या इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसी का हो तो 2-5 हज़ार रुपए से हम कभी नीचे चार्ज नहीं करते हैं। तो इतना डिफरेंस क्यों होता है करके, जबकि वो बॉडी लेवल पे सफाई करते, मतलब वो सफाई करते जो शायद हम भी नहीं कर सकते। आज सुबह भी मैं जब ऋषिकेश में हमारा जो सेंटर है उसकी जब सफाई करवा रहा था मेरे स्वीपर से, तो वो इतनी बारीकी से सफाई कर रहा था जितनी शायद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और जब मैंने उसको चार्ज पूछा भाई कितना हुआ तो वो कह रहा है सिर्फ 100 रुपीज। तो मैंने सोचा ये 100 रुपीज में इसका होगा भी क्या। और वो मुझे कह रहा था कि मैं पहले 15 साल बम्बई में था और वहां पे मैं 30-35 हजार पर मंथ कमाता था, और जब से उत्तराखंड में आया हूं मैं मुश्किल से 10 हजार रुपये पर मंथ कमा पा रहा हूं। तो मुझे कह रहा है यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई ऐसा क्या है, आखिर तो इंडियन ही लोग है ना, चाहे बॉम्बे में है या उत्तराखंड में, लोग तो लोग ही हैं। लेकिन ये सोचने पे मुझे जब मजबूर हुआ तो मुझे एक साइंस समझ में आई कि यहाँ की जो पैटर्न है, जो उत्तराखंड, स्पेशली मैं ऋषिकेश या हरिद्वार की ऐसी जगह की बात कहूंगा कि वहां पे लोग यात्रियों पे डिपेंड करते हैं इनकम के लिए। इज इट राइट? वहां ये सोचते हैं कि बाहर के जो यात्री आते हैं हमें उनसे कमाना है करके, लेकिन वो एक्सपेंस करना नहीं चाहते यहाँ पे। इसलिए यहाँ के सर्वेंट की वैल्यूएशंस बहुत कम है। यहाँ के जो भी एम्प्लॉय है वहां बहुत कम सैलरी यहाँ दिया जाता है। और बॉम्बे में या आपके देहरादून जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटिक जगह है, बैंगलोर है, दिल्ली है, वहां पे पे फॉर द वैल्यू है, मतलब पर्सन की वैल्यू है, उसकी सर्विस की वैल्यू है। तो डेफिनेटली वहां सैलरीज ज्यादा है। इज इट राइट? तो ये होता है कि जहां पे इंसानों की वैल्यू नहीं होती या सर्विस की वैल्यू नहीं होती, इंसान वहां से भाग जाता है। डू यू एग्री? मेरा भाई जब एमबीबीएस करके बाहर निकला तो उसको टाटा हॉस्पिटल वाले 2,500 पर मंथ की सैलरी दे रहे थे, जब वो एमएस कर रहा था, ऑन्कोलॉजिस्ट कर रहा था, कैंसर स्पेशलिस्ट बन रहा था। इसलिए उसे लंदन भागना पड़ा, 3-4 साल तक लंदन था और पिछले 22-23 साल से यूएस में है वो। तो वहां उसको करीबन 70 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है। मतलब ये डिफरेंस कहाँ पे आया? कहीं माइंड का ही तो है कि नहीं? राइट? तो यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सारा खेल माइंड का है और कुछ नहीं है। हम किसी भी सर्विस को कितनी वैल्यू देते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। हम रिलेशनशिप को कितना वैल्यू देते हैं, काम को कितना वैल्यू देते हैं, प्रोफेशन को कितना वैल्यू देते हैं, या उसकी स्टेटस को कितना वैल्यू देते हैं, उसके एक्सपीरियंस को कितना वैल्यू देते हैं। आई थिंक सो उस पर ही निर्भर होता है। इज इट राइट? आज की तारीख में लोग किसको वैल्यू करते हैं आपको पता है? मार्केटिंग को, व्यूवर्स को। इसलिए आप देखते हो नहीं, इंस्टाग्राम पे इसके व्यूवर्स कितने हैं, यूट्यूब पे फैन फॉलोवर्स कितने हैं, उसको वो लोग वैल्यू करते हैं और उस हिसाब से उसको पे करते हैं। इज इट राइट? लेकिन मेरे हिसाब से हमें जो फॉलो करना है वो उसकी इंटेलिजेंसी को है। उसकी एनर्जी कभी कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंसी को हमें वैल्यू करना है,
ताकि हम उसकी की स्टेटस को बरकरार रखते हैं। आपने देखा काफी एक्टर एक्ट्रेसेस स्पोर्ट्समैन या पॉलिटिशियंस लोग कुछ टाइम के बाद एकदम डाउनफॉल हो जाता है उनका। हैव यू नोटिस दैट? क्यों डाउनफॉल होता है? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि नहीं उनके प्लैनेट फेवर में नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं उनका कर्मा का कुछ साइकिल बाहर आ गया है। बट बेसिकली अगर साइंस के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं एक बायोरिदमिक साइकिल है जहां पे फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, ईगो, ये चीजें एक्टिवेट हो जाती इंसान के अंदर, और वो उसकी तरंगों को, ऊर्जा को कम कर देता है। मुझे लगता है यही कारण रावण के साथ भी हुआ, यही कारण लोगों के साथ होता है कि कुछ टाइम के बाद हमारा ईगो एक्टिवेट होता है, कुछ टाइम के बाद हमारी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाती है, हमारे अंदर एक कंपटीशन एटीट्यूड हो जाता है, एक फियर एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे सबकॉन्शियस राइट ब्रेन में होता है। और हम बिजनेस या प्रोफेशनली कहाँ पे हैं? हम लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। एवर राइट? तो लेफ्ट ब्रेन की तरह है 18% जिससे हम बिजनेस करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, या प्रोफेशनली हम अपने एक्टिविटी को चलाते हैं। लेकिन राइट ब्रेन में कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव ट्रॉमास या इमोशंस है जो कहीं ना कहीं हमें डाउनफॉल कर देते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये डिफरेंस होता है कि राइट ब्रेन को बहुत संभालना पड़ता है। जिसने भी अपने राइट ब्रेन को नहीं संभाल पाया वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाता है। आपने देखा कि 150 साल लगे इंडिया को आजादी मिलने के लिए, क्योंकि इनके राइट ब्रेन में फियर था कि हम इनको कैसे भगा सकते हैं, या इनके बगैर हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं। अगेंस्ट भी थे लेकिन हम निकाल भी नहीं पा रहे थे। तो किसने इनको, इनके फियर को निकाला? मुझे बताओ। ये मास ऑफ द पॉपुलेशन थी इंडिया की, किसने इनके अंदर के फियर को तोड़ा? जो कलेक्टिव पैटर्न थी किसने तोड़ा इनके अंदर? टेल मी, वो कौन थे लोग? फ्रीडम फाइटर थे, एग्जैक्टली exactly. तो अब ये फ्रीडम फाइटर का हम साइंस समझते हैं, ये रोल क्या होता है। हम फ्रीडम फाइटर कहें या कोई धार्मिक गुरु कहें, भले वो कोई भी धर्म का गुरु हो, ये लोग है ना बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठे रहते हैं, और ये लोग दूसरे के अंदर की लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरों की लो फ्रीक्वेंसी के जो थॉट पैटर्न्स हैं उनको ये तोड़ सकते हैं और एक नया रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एवर राइट? यहाँ पे क्यों आप देखते हो लोग हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, लोग चर्चों में क्यों जाते हैं कन्फेशन करने के लिए, लोग गुरुद्वारा में क्यों जाते हैं, या लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं 5 बार? क्योंकि इसलिए सब पढ़ते हैं कि हमारी जो लो फ्रीक्वेंसी की जो विचारें हैं, जो चीजें हैं, उसको तोड़ के हम एक पॉजिटिव चीज को डाल के हाई फ्रीक्वेंसी में डालें। इज इट राइट? मुझे लगता है यही एक होमवर्क है हर एक इंसान के लिए जो एक धर्म के गुरु ने हमारे अंदर डाला है। अनफॉर्चुनेटली ये साइंस किसी ने नहीं समझा है। हम जब भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, कोई भी धार्मिक क्रिया करते हैं, हम हाई पोटेंशियल एनर्जी में तो आ जाते हैं, एनर्जी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के थॉट्स को हम निकालते नहीं है, इसलिए लो और ज्यादा पोटेंशियल हो जाते हैं, फियर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, इनसिक्योरिटी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डू यू एग्री? आप देखो जेल में जितने भी कैदी हैं उनको लो फ्रीक्वेंसी वाले थॉट वाले लोग कैदी ज्यादा मिलते हैं, उनको सुधारने वाले लोग नहीं मिलते। एम आई राइट? इसलिए वो बाहर निकलने के बाद भी वही क्राइम करते हैं या उससे हायर क्राइम करते हैं। इसका रीजन क्या है? उनको सुधारने वाला कोई नहीं है, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है, उनको सिर्फ बॉडी पनिशमेंट दी जाती है। वहां पे जेल के अंदर कौन सी पनिशमेंट दी जाती है? ये पेड़ को तोड़ो, ये इसका फर्नीचर बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, ये सामान उठाओ, ये पत्थर उठाओ, ये इमारत बनाओ, ऐसे फिजिकल वर्क दी जाते हैं। लेकिन इनके थॉट प्रोसेस को, लो फ्रीक्वेंसी के थॉट्स को कोई चेंज नहीं करता है। कभी ना जेलर चेंज करता है, ना कोई हवलदार चेंज करता है, ना पुलिस वाले चेंज करते हैं, कोई चेंज नहीं करता है इनके अंदर। इज इट राइट? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वीकनेस है। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं करूंगा, आप मुझे ये बताइए कि कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट होता है तो कौन सा डॉक्टर किसी भी पेशेंट के साथ घंटों तक बैठ के उसकी साइकोलॉजी चेंज करता है? टेल मी, कोई चेंज करता है? कोई चेंज नहीं करता। इसलिए पेशेंट बाहर आने के बाद भी बीमारी रहता है, कुछ टाइम के बाद वापस बीमार हो जाता है, वापस उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, वापस उसको कैंसर हो जाता है। ये रिलैप्सेस होते क्यों है? क्योंकि इसके जो पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स उसी फ्रीक्वेंसी के रहते हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वापस उसी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और वैसे ही वापस बीमार रहते हैं या वैसे ही वापस क्राइम करते हैं। इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे, किसी की
लिए थेरेपी होनी चाहिए, किसी ना किसी को चेंज होने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। इज इट राइट? तो जब हम संतों को मिलते हैं, गुरुओं को मिलते हैं, 1 to 1 मिलते हैं, जब हमारी काउंसलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा वो ब्रेन वॉश करते हैं और हमें कहीं शक्तिपात करते हैं, अट्यूनमेंट करते हैं, पावर देते हैं, तो शायद हमारे माइंड को रिप्रोग्रामिंग करते वो लोग। इज इट राइट? हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी झगड़े होते हैं तो कभी थर्ड पर्सन को बिठाया जाता है, कभी बुजुर्ग को बिठाया जाता है, कभी गुरुओं को बिठाया जाता है, और वो उनके ब्रेन वॉश करने के बाद उनकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते। इज इट राइट? बच्चे कभी पढ़ाई में वीक होते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं बच्चों की, ताकि उनका जो कुछ फियर है या जो डाउट्स है, वो एक काउंसलर जो रहते हैं वो उसकी रिप्रोग्रामिंग कर पाए। इज इट राइट? लेकिन ये सारी चीजें अगर आप देखा जाए, ये सारी डिपेंडेंसी वाली चीजें हैं, इंडिपेंडेंट वाली कोई चीजें नहीं है यहाँ पे। स्पोर्ट्समैन को कौन चाहिए? कोई कोच चाहिए। इज इट राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक पॉपुलेशन को कौन चाहिए? कोई नेता चाहिए, राइट? पॉपुलेशन को कौन चाहिए? कोई गुरु चाहिए। पॉपुलेशन को कौन चाहिए? कोई एक्टर्स चाहिए, एक्ट्रेसेस चाहिए, मैसेज देने वाले। लेकिन वाई टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन? कहने का बात यह है। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमें अपनी तरंगों को बदलना है, हम खुद अपनी तरंगों को चेंज कर सकते हैं। हमें किसी के पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा किसी मोटिवेशनल स्पीकर पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कोई हमें इंस्पायर करे उसके लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं। इज इट राइट? हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन कब तक वो आपके साथ रहेंगे? कब तक आप उनकी ऑरा में रहोगे? कब तक आप उनकी एनर्जी में रहोगे? कब तक वो आपके साथ 1 to 1 बैठे रहेंगे? आप देखते हो सत्संग के बाद जब लोग घर पे जाते हैं तो वही माइंडसेट लेके जाते हैं। इज इट राइट? बड़ी बड़ी लोग प्रेयर करते हैं, लोग 4 धाम जाते हैं, तब लोग बहुत वैराग्य की बात करते हैं, शून्य दिमाग की बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी घर गृहस्थी की जीवन में आते हैं तो वापस वैसे ही काम करते हैं, वैसे ही उनकी नेगेटिव सोच बनी रहती है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, किसी पे डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। और वो इंडिपेंडेंट होने के लिए यहाँ एक सिंपल सॉल्यूशन आज की डेट में है, दैट इज यू शुड बी योर ओन स्पिरिचुअल मेंटर। दैट्स द ओनली वे आउट। यू शुडंट डिपेंड ऑन एनी मोटिवेशनल स्पीकर। आप खुद अपने डेल्टा लेवल के एक गुरु बन सकते हैं, आप खुद अपने थीटा लेवल के गुरु बन सकते हैं। रीप्रोग्रामिंग अपना माइंड का आप खुद कर सकते हो, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग, थ्रू एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जहां पे आप किस पे डिपेंडेंट नहीं हो। इज इट राइट? लॉकडाउन के वक्त जब मैं घर पे बैठा था, मार्च का महीना जब था, शुरू में 15-20 दिन तो मैं रामदेव बाबा को, मोजी को, सबको सुनते हुए मेडिटेशन कर रहा था। फिर मुझे लगा ये मैं कब तक इन पे डिपेंड रहूंगा। तो हमने जूम सेशन स्टार्ट किए और हमने अपने ही स्पीकर को सबको इंडिपेंडेंट कर दिया। हमने हमारे सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी हमने धीरे धीरे इंडिपेंडेंट कर दिया करके, बिकॉज हम खुद इंडिपेंडेंट हो गए। इज इट राइट? तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हमें जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस है, जितने भी बैगेजेस लेके हम चल रहे हैं अपने राइट ब्रेन में, अपने इमोशनल ब्रेन में, हमें सब अपने वो तोड़ने पड़ेंगे, पीरियडिकली तोड़ने पड़ेंगे। और उसको तोड़ने के कुछ तरीके आज मैं आपको बताऊंगा। पहला जो तरीका है दैट इज कंटिन्यूएशन एफर्मेशन, जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। एम आई राइट? आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम इन अबेंडेंस, है ना, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो एफर्मेशन होते हैं ना, जैसे हम बच्चों को देते हैं या साइकोलॉजिस्ट हमें देते हैं, तो ये जब हम खुद चैंट करते हैं, मतलब चैंट के जैसे करना है कंटिन्यूसली, वो तरंगे हमारे अंदर जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दो दिन किया फिर नहीं किया, फिर वापस हमारा सबकॉन्शियस वो नेगेटिव पार्ट से रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं 21 डेज करो, 45 डेज करो, 90 डेज करो, 180 डेज करो। कहते कि नहीं वो लोग? क्यों कहते हैं? मतलब हथौड़े मारने वाला ये काम है ये, कि कंटिन्यूस अपने ब्रेन की वेवलेंथ को चेंज करने के लिए एक नई तरंगे चाहिए, एक नए एफर्मेशंस चाहिए। लेकिन क्या होता है, हॉनेस्टली स्पीकिंग, हमें फेथ नहीं है, हमें डाउट ज्यादा है। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है, फेथ बहुत कम है, डाउट ज्यादा होता है। होगा कि नहीं? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता मैं कभी बिलियनर बन पाऊंगा। मुझे नहीं लगता मैं कभी 90 अप स्कोर कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता मुझे कभी अच्छा जॉब मिलेगा। मुझे नहीं लगता मेरे रिलेशन कभी सुधर जाएंगे। ये चीजें ओवरटेक करती है। इज इट राइट? आप गाड़ी रास्ते पे स्लो चलाओ, क्या होगा मुझे बताओ? आप जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हो, आप देखना जब भी सड़क पे गाड़ी
रोड खाली है, अगर आपने गाड़ी स्लो चलाई तो क्या होगा, मुझे बताओ। हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा, एक्सेलेंट। और दूसरा क्या होगा? हाँ, दूसरे लोग या तो हॉर्न मारेंगे, इरिटेट करेंगे, या वो लोग आपको ओवरटेक करेंगे। इज इट राइट? तो जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी को स्लो करते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस के इमोशंस ओवरटेक करते हैं। समझ में? जिसकी भी प्रैक्टिस कम पड़ती है, अगर मैं थोड़ा योगा कम करता हूं, मेरा वापस वेट पुटअप हो जाता है। मैं थोड़ा मेडिटेशन कम करता हूं, वापस मेरा माइंड नेगेटिव होता है। मैं थोड़ी हीलिंग कम करता हूं, तो वापस मेरे सोल कर्मा बहुत सरफेस पे आ जाते हैं और मुझे हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? आप देखो कि जो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे रहते हैं, या कोई भी अपनी दुकान पे मतलब बैठा रहता है काउंटर पे, लो एनर्जी लेके बैठा रहता है, कस्टमर दूसरे दुकान में चले जाता है जहां पे हाई एनर्जी होती है। राइट? स्पेशली आप स्टॉल्स पे देखना, जहां एग्जीबिशन होती है ना, जिसकी पास एनर्जी ज्यादा है ना, लोग वहां अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। राइट? जो आदमी सोचता है यार मेरे पास आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, ऐसा सोचता है, तो सही में उसके पास कोई नहीं आ रहा है। और कोई आदमी उत्साही है, एंथुसियाज्म है, उसके पास एक्साइटमेंट बहुत है, एनर्जी बहुत है, उसके पास लोग ज्यादा आते हैं। राइट? न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके पास लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये बच्चा जैसा बड़ा होता है ना, उससे कोई अट्रैक्ट नहीं होता है। होता है? मुझे बताओ क्यों? क्योंकि अब उसकी एनर्जी लो हो गई है, बच्चे की लो हो गई है। तो इसी तरह से हमें भी कंटिन्यूएशनली कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वापस राइट ब्रेन के जो बैगेजेस है ना, नेगेटिव चीजें, वो सरफेस पे आ जाएगी। मतलब जो हमारे लोअर चक्रस हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी में घूम रहे हैं, वो ऊपर के चक्र को ओवरटेक कर लेंगे। मतलब जो रूट चक्र है, जो स्लो घूमता है, आप सोचो अगर वो आपके आग्नेय चक्र को ओवरटेक कर लिया, तो यहाँ पे जो ब्लू वेवलेंथ होना चाहिए, वो रेड उसको ओवरटेक कर रहा है। तो आपको नहीं लगता आप डिप्रेशन में चले जाओगे? एंजाइटी बढ़ जाएगी। और यही ओल्ड एज में होता है। जब आदमी बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है कि नहीं आपने? है ना? मतलब ऑक्यूपाइड रहना है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स के साथ ऑक्यूपाइड नहीं रहना है, हेल्दी थॉट्स के साथ ऑक्यूपाइड रहना है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं मुझे कुछ ना कुछ करना है। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं कि गपशप करो, इसकी उसकी बातें करो, या कहीं ना कहीं मतलब किसी की खींचातानी करो, किसी की क्रिटिसिज्म करो, किसी का जजमेंटल बातें करो। ये चीजें नहीं है। हेल्दी थॉट्स का मतलब है कि कुछ अच्छी एक्टिविटी के बारे में बातें करते रहो। और ये बहुत कम लोग जानते हैं करके। मैं जितने भी सीनियर सिटीजन सेकेंड इनिंग हाउस में जाता हूँ, चाहे इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया के हैं, वहां पे भी मैं लोगों को यही समझाता हूँ, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप कंटिन्यूएशन लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो। अब रिटायर होने के बाद क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी नहीं है, तो वो पुरानी बातें ओवरटेक करती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, रोड पे जब गाड़ियां स्लो चलती है तो पीछे वाला ओवरटेक करता है कि नहीं? इज इट राइट और रॉन्ग? कल भी मैं जब दिल्ली से आ रहा था, तो मैं देख रहा था कि कुछ लोग तो क्या है ना, आराम से भीड़ में भी स्लो 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 गाड़ी चला रहे, और कुछ लोग ऐसे है ना कि साइड से कहीं ना कहीं से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और वो लोग बहुत आगे निकल जाते। तो कहीं ना कहीं आपको भी साइड से निकलना पड़ेगा, भीड़ से बाहर आना पड़ेगा, कंजेशन से बाहर आना पड़ेगा, कलेक्टिव पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, आपको ही आना पड़ेगा। कोई आपको पुश नहीं करने वाला, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। इज इट राइट? मैं कभी भी खाली बैठे रहता हूं ना, मैं तुरंत कहीं ना कहीं कोई इवेंट प्रोग्राम करता हूं। मैं खुद ट्रैवल करता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं आएगा, मेरी कोई टीम मेंबर फ्री है कि नहीं है। मैं खुद ट्रैवल करता हूं, चाहे मुझे टू व्हीलर से जाना हो, फोर व्हीलर से जाना हो, या फ्लाइट से जाना हो, या इंडिया के बाहर जाना हो। मैं खुद प्लान करता हूं, मैं निकल जाता हूं। आई हैव टू बी ऑक्यूपाइड विद अ पॉजिटिव एक्टिविटी। मैं यहाँ पे भी आता हूँ तो इनको पूछता हूँ, भाई जेल में कोई टाइम मिल सकता है, या कोई सेमिनार हो सकता है, या एम्स में हो सकता है। बिकॉज वी हैव टू बी इन पॉजिटिव मूवमेंट। अदरवाइज क्या होगा कि वापस पीछे जो एक भीड़ है, अंदर की एक भीड़ है, वो आपको ओवरटेक करेगी और आपको हावी कर देगी। इज इट राइट? आप देखो डॉक्टर्स भी जब है ना पेशेंट के साथ बैठे रहते हैं ना, तो अच्छी बातें करते हैं। जब पेशेंट्स नहीं रहते ना, वो भी कुछ स्ट्रेस में आते हैं और तुरंत सिगरेट पीना चालू कर देते हैं। आपने देखा कि नहीं उनके केबिन में? और रात को स्पेशली मैं आपको कहता हूं, इवनिंग आवर्स जब सनसेट होता है, उसके बाद जितने भी लोग, प्रोफेशनल लोग जो घर पे आते हैं ना, उनको किसी ना किसी तरह से स्टिमुलेंट्स चाहिए, या नॉनवेज चाहिए, या ड्रिंक चाहिए, या स्मोक चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि जो भी लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें जो हमने कहीं ना कहीं के दबा के रखी है प्रोफेशनली पूरे दिन में, वो रात में एक्टिवेट हो जाती है।
ये भी एक साइंस समझने वाली बात है करके। तो हमें कहीं ना कहीं, इसलिए आप देखो अब्रॉड में क्या होता है पता है, सैटरडे संडे को ना लोग घर गृहस्थी के काम में लगा देते, वहां की गवर्नमेंट, ये सीन दैट, लॉन्ड्री का काम करेंगे, स्वीपिंग करेगी, मतलब कुछ ना कुछ कुकिंग करेंगे, पूरे है ना 5 दिन का खाना बनाने का सब कुछ सामग्री जमा करेंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। मतलब वो सैटरडे संडे को भी ना इतना हेल्दी ऑक्यूपाइड रहते हैं ताकि 5 डेज वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हम इंडिया में सैटरडे संडे जैसे होता है, हम वीकेंड के लिए बाहर निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में, गपशप में, या एनजीओ का, या कहीं ना कहीं ऐसे निकल जाते हैं जहां पे हम शोर शराबा में उलझ जाते हैं करके। हम अपने साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन मैंने अब्रॉड में देखा है, लोग बहुत पसंद करते हैं अपनी स्पेस में रहने के लिए। जब स्पेस में इंसान रहता है तो अपना सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करता है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, अपना रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस करता है, और इसलिए वो हेल्दी रह पाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम भीड़ चाहते हैं। जैसे हम यहां से गार्डन भी घूमने जाएंगे ना, तो जहां 4 लोग बैठे रहेंगे ना, वहां जाके बैठ जाएंगे। हम जॉगिंग छोड़ देंगे, वॉकिंग छोड़ देंगे, जहां गपशप चलता है वहां जाके बैठ जाएंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? आप देखो हमारे इंडिया के रेलवे स्टेशन में कितनी बातें, कितनी गपशप होती है। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, बहुत कम बातें होती, बहुत कम आवाजें होती है। आपने नोट डाउन किया है? वाई डू दे पे सो मच हाई फॉर द फ्लाइट टिकट्स? क्योंकि उन्हें स्पेस चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन रेलवे स्टेशन पे जाओ, यही लोग बहुत बातें करते हैं। सो स्टे इन योर ओन स्पेस एंड बी मोर साइलेंट। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है करके। और जितना हो सके अपने माइंड को ही आप रिप्रोग्रामिंग करो, जितना पीरियडिकली। एंड स्पेशली अगर मैं कहूंगा कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल साइंस सिंबल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी पैटर्न तोड़ सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई? एफर्मेशन। इज इट राइट? सेकेंड चीज मैंने क्या बताई कि आप कंटिन्यूसली भगवत गीता, बाइबल, कुरान पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ने के बाद एंड में हमेशा कोशिश करना मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन के बाद रीप्रोग्रामिंग करना अपना माइंड का। पढ़ने के बाद तुरंत बाहर मत निकलना, ये कभी भी गलती मत करना, क्योंकि आपकी बहुत हाई वोल्टेज एनर्जी हो गई और आप ऐसे ही उठ गए, तो वो फियर फ्यूल टू फायर हो जाएगा, वो एंगर फ्यूल टू फायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वही गंदी चीजें ना बड़ी हो जाएगी, वही नेगेटिव चीजें बड़ी हो जाएगी। इज इट राइट? तो कोशिश क्या करना कि हमारे ये लास्ट में आपको बताता हूं कि ये जितने भी अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल साइंस होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल साइंस को या तो अपने अंदर आप डाउनलोड करो, या विजुअलाइज करो, या मेडिटेट करो, या त्राटक करो, और अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग करो। अगर इसकी किसी ने आपको शक्तिपात की है तो आप ऐसे ही हीलिंग कर सकते हो। किसी ने अगर शक्तिपात नहीं की है आपको इस सारे सिंबल्स के, तो आप उसको सिंबल मतलब त्राटक के तौर पे उसको जब फोकस कर सकते हो और अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट? आप देखो कहीं पे भी है ना, डॉक्टर की साइन रहती है। जैसे अभी मैं जब आ रहा था तो ट्रैफिक बहुत जबरदस्त थी, ऋषिकेश से देहरादून बहुत ट्रैफिक, बीच में कहीं ना कहीं जाम लगा था, कुछ एक्सीडेंट हो गया था। जैसे डॉक्टर ने मेरी गाड़ी का प्लस साइन देखा ना, मुझे जाने दे दिया। मैं ओवरटेक भी कर रहा था तो मुझे कुछ नहीं कहा। अदरवाइज बाकी जो लोग ओवरटेक कर रहे थे तो उनके कैमरे से फोटो ले रहे थे उनकी गाड़ियों का। तो आप देखो ये सिंबल का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? समझ में? एक रिस्पेक्ट है कि नहीं? चाहे वो डॉक्टर का है, या धर्म का है, या कोई भी रिलीजन का है, उसको एक रिस्पेक्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये सारी चीजें जो बनी है, ये किसी ना किसी पूरी ग्रंथ का एक सारांश बना हुआ है, किसी ना किसी की एक फिलॉसफी का एक सारांश बना हुआ है, किसी एक थियरी की, एक थेरेपी की एक सारांश बना हुआ है, किसी ने इसको कोड किया हुआ है। अगर डॉक्टर के पूरे प्रोफेशन को किसी ने कोड किया तो प्लस साइन है कि नहीं? इज इट राइट? क्रिश्चियनिटी को अगर पूरी किसी ने कोड किया गया है तो ये उद्रे का है, ये सिंबल्स को उद्रे का कहते हैं। इज इट राइट? तो आप सोचो कि किसी ना किसी ने यहाँ पे बहुत मेडिटेशन करके ईथर एलिमेंट में जाके उसको ज्योमेट्रिकल सिंबल बना के कहीं ना कहीं उसको फिक्सअप कर दिया। इज इट राइट? आपके पास मर्सिडीज होगी, या बीएमडब्ल्यू होगी, या मारुति होगी, या होंडाई होगी, कहीं ना कहीं लोगो है कि नहीं उसके ऊपर? उससे आपको समझ में आता है कि नहीं ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है? इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब पूरा कंपनी
एक लोगों के ऊपर डिपेंड होता है ये सब। जब मैं ग्राफोलॉजी सीख रहा था ना, तब मुझे समझ में आया कि आईसीआईसी बैंक वाले ने ऐसे कलर्स क्यों डाले हैं, एचडीएफसी बैंक वाले ने ऐसा कलर क्यों डाला है, उन्होंने ऐसे लोगो इनिशियल्स क्यों ऐसे बनाए हैं करके, ताकि वो पूरी बैंकिंग की जो एक सिस्टम होती है ना, वो पूरे एक सिंबॉलिक हो जाती है। और जब हम देखते हैं तो हम आइकॉन जैसे, कैसे हमारे मोबाइल में आइकॉन्स कैसे होते हैं, एक आइकॉन पे जाते तो बहुत कुछ अंदर आता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सोचो ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि जब आप मनी अबंडेंस के सिंबल सीखते हो या रेकी के सीखते हो, करुणा रेकी के सीखते हो, तो ये कुछ सिंबल्स है जो यूनिवर्सल सबके लिए है, ऐसे कोई रिलीजन के लिए नहीं है। डॉक्टर का सिंबल किसी रिलीजन के लिए नहीं है, मर्सिडीज का सिंबल किसी रिलीजन के लिए नहीं है, बैंक का सिंबल किसी रिलीजन के लिए नहीं है। इसी तरह से ये सारे सिंबल किसी रिलीजन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। लेकिन हमने उसको रिलीजन थप्पा मार दिया है कि ये ओम है मतलब हिंदू है, ये क्रॉस है मतलब क्रिश्चियनिटी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है जो भी इंसान इसका इस्तेमाल करता है उसको उतना ही बेनिफिट मिलता है। राइट और नो, मुझे बताओ। मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूं और अगर मैं कुछ मैथमेटिक्स पढ़ूंगा या कुछ कॉमर्स की चीजें पढ़ूंगा या मैं कुछ वकालत की चीजें पढ़ूंगा, तो कोई मुझे रोक सकता है? मुझे कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। मैं कितनी बार सीए के पास बैठा रहता हूँ, कितनी बार मैं इंजीनियर के पास बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ ये कैसे फॉर्मेट करता है, ये री इंस्टॉल विंडोज को कैसे करता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने जैसी है, तभी आपका माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अभी आप कुछ एजुकेशन लेके बैठे हो, कुछ काम लेके बैठ गए हो, कुछ रिटायर होके बैठ गए हो, अब आपके पास कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो वापस वही हो गया, वापस आपका शैतानी दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा, वापस इसकी उसकी बातें आपको याद आ जाएगी, पुरानी बातें याद आ जाएगी। तो फायदा क्या है मुझे बताओ? कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, कहने का मतलब ये, दिस इज अ मैसेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं या तो नया कुछ सीखता हूं, या नया जो सीखा हुआ हूं वो मैं किसी ना किसी को दे के मैं शून्य हो जाता हूं, ताकि मैं नया वापस सीखने के लिए तैयार हो जाऊं। इज इट राइट? तो जो सुबह आज मुझे नॉलेज मिला वो स्वीपर के वजह से, मैं आज बहुत दिमाग लगाया, मैंने आधा घंटा मेडिटेशन किया कि ये बंदा क्यों 10,000 कमा रहा है, बॉम्बे में क्यों वो 35-40 हजार कमा रहा था। तो मुझे उसने सोचने पे मजबूर कर दिया। तो जब भी ऐसा कभी लाइफ में इंसिडेंट्स होती है ना, प्लीज आप सोचिए, अपने दिमाग को एक जोर लगाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला अपनी दुआओं में आंसर देगा, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ एक लेवल आगे जाएगी, आप हायर वर्जन के हो जाओगे। इज इट राइट? मतलब किसी डॉक्टर ने अगर आपको कोई डायबिटीज की दवाई दी है, तो सोचो भाई क्यों मुझे खानी पड़ रही है, दूसरे क्यों ये दवाई नहीं खा रहे। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो सोचो मेरा क्यों बढ़ रहा है, दूसरे का क्यों वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर आपका एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट जा रहा है तो आप सोचो मेरा एज क्यों फास्ट जा रहा है, दूसरों का क्यों नहीं जा रहा है। अगर आपके चश्मे के नंबर बढ़ रहे हैं तो सोचो मेरा नंबर क्यों बढ़ रहा है, दूसरे के क्यों चश्मे नहीं लग रहे करके। अपने अंदर की इंप्रूवमेंट के लिए आप दिमाग लगाते जाओ, दूसरों के लिए आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। इज इट राइट? तो जितना आप ये दिमाग लगाओगे, कुछ ना कुछ चीजें आपके अंदर की सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस होगा कि यहाँ आपकी गलती थी, यहाँ आपकी कमियां थी, यहाँ आपकी खामियां थी, और इसी के ऊपर आपको 24/7 काम करना है। इज इट राइट? आप खुद सोचो, जो लोग जेल में है, अगर वो सोचते नहीं है तो उनका कैसा लाइफ होगा। जेलर तो उनके साथ बैठेगा नहीं, डॉक्टर्स तो आपके साथ बैठेंगे नहीं। इज इट राइट? तो आप सोचो कि एक चीज है कि आपको अपने साथ सबसे ज्यादा बैठना है, तो प्लीज सबसे ज्यादा बैठिए। चाहे मेडिटेशन में बैठिए, या आप हीलिंग में बैठिए या योगा के साथ बैठिए, लेकिन प्लीज अपने साथ ज्यादा बैठिए। कोशिश ये कीजिए कि जितना भी खाली समय आपको मिले ना, बी ऑक्यूपाइड विथ योर सेल्फ, बट विद द न्यू थिंग्स, नॉट विद द ओल्ड थिंग्स। ये चीज ध्यान में रखना। मैं 5 घंटा कभी गाड़ी चलाता हूँ या कभी 10 घंटा गाड़ी चलाता हूँ, अकेला रहता हूँ, लेकिन कुछ नया नया सोचते हुए गाड़ी चलाता हूँ, पुरानी बातों को सोचते हुए कभी गाड़ी नहीं चलाता हूँ कि अरे ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, क्या मेरी गलती थी, मैंने क्यों ऐसे किया, उसने क्यों मेरे साथ वैसे किया। मैं बिल्कुल वो सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ अभी मैं जहां जा रहा हूँ वहां पे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ तो कहीं तो जा रहे कि नहीं आप, कुछ तो नेक्स्ट मूवमेंट में करेंगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आज के बाद कुछ करोगे नहीं आप, कुछ तो किचन में काम करोगे, कुछ तो ऑफिस में काम करोगे, कुछ तो बच्चों के साथ खेलोगे, कुछ तो करोगे, और वो कैसे अच्छे से करोगे ना, उसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट द नेक्स्ट, नेवर थिंक अबाउट द पास्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पास्ट के साथ ना बहुत सारी नेगेटिव चीजें जुड़ी पड़ी है।
लेकिन प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ पूरी आपके पास चॉइस है, ऑप्शन है, और आपके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, बहुत सारा टैलेंट है जिसको आप नए तरीके से कर सकते हो। हमने पूरे 3 साल में कोई सब्जेक्ट को जूम सेशन पे रिपीट नहीं किया। अगर जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा, एटलीस्ट टॉपिक भी अगर आपने देखा होगा कि हर टॉपिक का टाइटल भी अलग था और टॉपिक के अंदर भी बहुत कुछ नया कंटेंट था। इसका रीजन क्या था? हम खुद अपनी साइकिक सर्जरी करते हैं, हीलिंग करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, और हर बार हम कुछ एक नई चीजों को डाउनलोड करते हैं। ऐसा मत सोचो उसने बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा या भगवत गीता पढ़ी, बस मैं उसी को पढ़ के आगे जाऊं, ऐसा नहीं है। नया वर्जन क्या है इसका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट राइट? बच्चों को अगर आप कोई बचपन की किताब दोगे या पोइट्री पोयम दोगे, अगर वही चीजें पढ़ेगा तो कैसा लगेगा आपको, मुझे बताओ। आप सोचो, अगर किसी भी बच्चे को आप केजी की पोयम पढ़ाओगे, 5-10 साल का बच्चा है, 15-20 साल का, वो बोर होगा कि एंजॉय करेगा? क्या करेगा? हाँ, बोर हो जाएगा कि नहीं? तो आप सोचो, आपका दिमाग भी है ना, उसी चीज को लेके बोर हो रहा है, उसी चीज को लेके वो परेशान हो रहा है। आपके दिमाग में भी कुछ नई नई चीजें चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? ये जो सफाई अभियान निकला है ना अभी, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें ग्राउंड लेवल की सफाई करनी है, माइंड की भी सफाई करनी है। ये चीजें समझ लो। जैसे अभी जहां पे भी हम जाते हैं ना, सबसे पहले हम उसकी क्लींजिंग करते हैं। अभी मैं कितने दिन के बाद ऋषिकेश सेंटर पे बहुत गंदा पड़ा था, कल रात को मैंने पूरी इसकी सफाई की, जितनी मुझसे हो रही थी मैंने की। फिर कल मैंने स्वीपर, आज मैंने स्वीपर को बुलाया। मैं अहमदाबाद पे गया, वहां 6 महीने बाद गया, तो वहां पूरी हमने क्लींजिंग की। तो जिस तरह से घर को भी एक सफाई की जरूरत है, माइंड को भी सफाई की जरूरत है। हमारे अंदर भी बहुत सारा क्लटर है, और उस क्लटर को अगर आप नहीं निकालोगे तो मुझे नहीं लगता और कोई निकाल सकता है। यू विल कैरी फॉरवर्ड इन योर नेक्स्ट लाइफ। ये चीज ध्यान में रखना। डायबिटीज से मरोगे तो डायबिटीज से रीबर्थ होगा, कैंसर से मरोगे तो कैंसर से रीबर्थ होगा। हमारी बॉडी की जो क्वांटम मेमोरीज है ना, इस क्वांटम मेमोरीज को हमारे पीरियडिकली ये चीजों से निकालनी पड़ेगी। आप एफर्मेशन से निकालो, या आप मंत्र से निकालो, या ग्रंथों से निकालो, या सिंबल से निकालो, कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 6 महीने तक रामदेव बाबा ने भी योगा नहीं किया ना, वो बंदा खुद भी नेगेटिव हो जाएगा, ये गारंटी है। भले उसने 30 साल से योगा किया है या 50 साल से योगा किया है, दैट इज इररिलेवेंट। जिस दिन उसने छोड़ दिया, वो वापस उसी नेगेटिव कलेक्टिव पैटर्न में आ जाएगा, जहां पे लाखों लोग, करोड़ों लोग उन नेगेटिव पड़े हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। तो हमें मेंटेन करना पड़ता है। दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड, exercise of your body, and exercise of your soul to do a spiritual practice. Is it right? I hope the concept is very clear. ये मत सोचो मैं अभी नहीं करूं, बाद में करूं, अभी टाइम नहीं है, अभी इच्छा नहीं हो रही है। ये बात इच्छा की और टाइम की नहीं है, ये आपकी नीड है, ये आपकी अपनी सोल इवोल्यूशन की एक डिमांड है। और अगर आप आज नहीं करोगे, कोई पूरी नहीं करेगा इसको। ये बात सीधी सी बात है करके, समझ में कि नहीं? हम कभी भी होटल में जाते हैं और कभी देखते हैं कि कमरा गंदा पड़ा है, तो हम वेटर को बुलाते, कहते ये क्या है? वो बोलते भाई पुराने जो कस्टमर थे उन्होंने गंदगी रखी। हम कहते भाई हमने इसके लिए थोड़ी पे किया। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब हम नई बॉडी लेके जाएंगे ना, तो पुरानी गंदगी के साथ हमें रीबर्थ नहीं लेना है, हम सफाई करके हुए जाएंगे, कि ताकि नई बॉडी को ये कचरा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़े। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर वी हैव टू पे अगेन, ऐसा नहीं कि और कोई पे करेगा, हमें ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि चलो बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, या नेक्स्ट लाइफ में देख लेंगे, अब तो मेरे से जितना हुआ मैंने इतना किया। इट इज नॉट दैट। अगर अभी आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन बेस्ट करो, प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन बेस्ट करो, अगर आप किचन में हो तो किचन में बेस्ट काम करो। जो भी अभी आप कर रहे हो ना, उसमें आप बेस्ट करो। और जब आप बेस्ट करोगे ना, तो समझ लो आपकी क्लिनजिंग हो गई, आपकी क्लियरेंस हो गई, और आपका एक अपडेटेड वर्जन क्रिएट हो गया। इज इट राइट? सो आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। हम लोग यहाँ ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे और रीअट्यूनमेंट का प्रोसेस करेंगे, ताकि जिन्होंने भी प्रैक्टिस छोड़ दी है वो प्रैक्टिस वापस स्टार्ट कर सके, और जो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो और बेहतरीन से उसकी प्रैक्टिस कर पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक, उसको सेव कर